Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Judicial Outlook. My name is Lalit Bhushan Paswan and I am a practicing lawyer at High Court of छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन और क्राइम के रिलेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे कि एक आम जनता को अपने राइट टू वोट का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स और क्राइम इस पे क्या ऑब्जर्वेशन दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन और क्राइम का क्या रिलेशन है। 1993 में वोरा कमेटी फॉर्म हुई थी। इस कमेटी को कंस्टिट्यूट करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि ये पता लगाया जा सके कि पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन और क्राइम के बीच में क्या रिलेशन है और पॉलिटिक्स के अंदर में क्राइम कितना घुस चुका है और कितने क्रिमिनल पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। इस कमेटी की रिपोर्ट में 2 पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया गया। पहला पॉइंट था कि किस तरीके से जो पॉलिटिशियन हैं क्रिमिनल गैंग्स को प्रोटेक्शन देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं और उनकी गलतियों को छुपाते हैं। दूसरा पॉइंट यह था कि किस तरीके से एक पॉलिटिकल लीडर एक क्रिमिनल गैंग का लीडर बनता है और किस तरीके से क्रिमिनल चुनकर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकल बॉडीज में आते हैं। ये 2 पॉइंट पे इस कमेटी ने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन किया और ये पाया कि यहाँ पर बहुत अंदर तक क्रिमिनल पॉलिटिक्स में घुस चुके हैं। और इसका प्रमाण यह था कि पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और लोकल बॉडीज में ऐसे लोग चुन के आए थे जिनका खुद क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जिन पे सीरियस ऑफेंसेस के ट्रायल चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में दिनेश त्रिवेदी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें कही। पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि वोरा कमेटी की जो भी फाइंडिंग्स है अबाउट पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स और क्राइम के रिलेशन के बारे में, इन फाइंडिंग्स के ऊपर में इन डेप्थ जाके इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, इसीलिए हाई लेवल कमेटी अपॉइंट की जाए। ये पहला बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर गुड गवर्नेंस का जो प्रिंसिपल है सही तरीके से इंप्लीमेंट करना है तो क्रिमिनल की एंट्री पॉलिटिक्स में रोकनी बहुत जरूरी है। अगर क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में आएंगे तो गुड गवर्नेंस का जो सिद्धांत है सोसाइटी के अंदर में सही तरीके से लागू नहीं हो पाएगा और सोसाइटी की डेवलपमेंट नहीं होगी। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है ताकि क्रिमिनल्स की एंट्री पॉलिटिक्स में ना हो सके, क्या ये लॉ अपने आप में सफिशिएंट है, क्या ये लॉ अपने आप में इफ़ेक्टिव है। ये सब चीज़ें मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। प्रॉपर तरीके से हम एनालिसिस करेंगे जो भी स्पेसिफिक लॉ है उसके ऊपर में, और ये जानेंगे कि क्या ये पर्टिकुलर लॉ सफिशिएंट है, क्या ये पर्टिकुलर लॉ इफेक्टिव है कि नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के बारे में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 8। सेक्शन 8 ये बोलता है कि अगर किसी इंडिविजुअल को 2 साल से ऊपर की सज़ा हो गई है और जैसे ही वो 2 साल की सज़ा ख़त्म होती है वो इंडिविजुअल 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकता, 6 सालों तक चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन ये जो पर्टिकुलर लॉ है, क्या आपको लगता है सफिशिएंट है कि किसी भी क्रिमिनल की एंट्री पॉलिटिक्स में रोक सके? मुझे नहीं लगता। इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट कारण हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सेक्शन 8 ये बोलता है कि किसी इंडिविजुअल को जब कन्विक्ट किया जाएगा तब वो चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन क्या हमें एक इंडिविजुअल के कन्विक्शन तक वेट करना चाहिए? जब तक वो कन्विक्ट नहीं होगा तब तक चुनाव लड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर में ऐसे बहुत से पॉलिटिशियन हैं जिनके ऊपर में क्रिमिनल ट्रायल चल रहे हैं, जिनके ऊपर में कोर्ट ने सीरियस ऑफेंस के लिए चार्ज फ्रेम किए हैं। क्या इन पॉलिटिशियन को चुनाव लड़ने का हक है, अधिकार है? इस बात पे पार्लियामेंट को सोचना चाहिए। जो दूसरा कारण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लो रेट ऑफ कन्विक्शन। अगर बहुत आसान तरीके से समझाऊं तो हमारे भारत के अंदर में ऐसे बहुत से पॉलिटिशियन हैं जिनके ऊपर में क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है लेकिन उनका कन्विक्शन नहीं होता।
बहुत कम होता है, 100 में से 1% होता है। और इसके पीछे बहुत से कारण हैं। पहला कारण आमतौर पे सबूत ना मिलना, इनसफिशिएंट एविडेंस। ऐसी और भी बहुत सी परिस्थितियां होती हैं जहां पर एक पॉलिटिशियन को, जो कि क्राइम उसने किया है, लेकिन सबूतों के अभाव में उसका कन्विक्शन नहीं हो पाता। और ऐसे बहुत से कारण हैं। इसीलिए हमारे भारत के अंदर में जो पॉलिटिशियन है, जिन पे क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं और उन पे क्रिमिनल ट्रायल चल रहे हैं, उनका कन्विक्शन बहुत लो है। तो उनके कन्विक्शन ना होने के कारण उनकी एंट्री दोबारा चुनाव में हो जाना, उनका चुनाव लड़ना, आपको लगता है सही है? मुझे तो नहीं लगता। इसलिए ये जो लॉ है सफिशिएंट नहीं है। भारत के अंदर में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके अंदर में लॉ का कोई डर है ही नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टी किसी भी कैंडिडेट को टिकट देने से पहले क्या देखती हैं, आजकल अभी वर्तमान की बात करें, क्या देखती हैं कि उस कैंडिडेट के पास में पैसा कितना है, उस कैंडिडेट के पास में मसल पावर कितना है। पॉलिटिकल पार्टीज को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का क्या रिकॉर्ड है, क्या वो पर्टिकुलर कैंडिडेट क्रिमिनल है, क्या उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्या उस पर क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम है, क्या उसका कन्विक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज को इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिकल पार्टीज को क्या देखना होता है कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के पास में पैसा है, मसल पावर है कि नहीं, और है तो उसको उस पर्टिकुलर सीट के लिए टिकट दे देती है। तो अपने आप में ये जो कारण है, ये दिखलाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर में लॉ का डर नहीं है। जो कारण मैंने आपको बताए हैं, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी उन कारणों को अपने रिपोर्ट में दर्शाया है 2014 में। इसीलिए जो रीजंस आपके सामने आए हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस पे गौर करना बहुत जरूरी है। जो सेकेंड लॉ है वो है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4A ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, हर एक इंडिविजुअल को, हर एक कैंडिडेट को एफिडेविट के माध्यम से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है अबाउट पेंडिंग केसेस के बारे में और जिन केसेस में उसको कन्विक्शन हो चुका है। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई कैंडिडेट इंफॉर्मेशन गलत देता है या इंफॉर्मेशन छुपाता है, तो उसे सेक्शन 125A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर में 6 महीनों की सजा है। क्या ये जो लॉ है अपने आप में सफिशिएंट है क्रिमिनल्स की एंट्री पॉलिटिक्स में रोकने के लिए? मुझे तो नहीं लगता है। इसके पीछे भी कारण है। ये जो पर्टिकुलर लॉ है कहीं पर भी बार नहीं करता है ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से जिस पे क्रिमिनल ट्रायल्स चल रहे हैं। ये मात्र इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की बात करता है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होने के बाद क्या, उसके बाद क्या एक्शन होना चाहिए, इसके बारे में ये लॉ बात नहीं करता है। जो भी 2 लॉ के बारे में मैंने आपको बताया, मुझे ये लगता है कि ये लॉ सफिशिएंट नहीं है किसी भी क्रिमिनल को पॉलिटिक्स में घुसने से रोकने के लिए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी जानकारी हो सके कि आपके विचार इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके क्या हैं। अब हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का डिफरेंट केसेस में पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स और क्राइम की रिलेशन को लेके क्या ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं 2013 के एक केस लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि अगर कोई एमएलए, अगर कोई एमपी को सजा हुई है किसी क्राइम से संबंधित और उसका मिनिमम पनिशमेंट जो तय हुआ है वो 2 वर्षों का है, तो वो एमपी, वो एमएलए अपने सीट को खो देगा। ये पहला केस था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स और क्राइम के रिलेशन के संबंध में कोई ऑब्जर्वेशन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन इशू किए। डायरेक्शन इशू करके सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफाई किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द से जल्द पूरे भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट इस्टेब्लिश करे। और इसके पीछे कारण यह था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जो भी केसेस पॉलिटिशियन पे चल रहे हैं उसका जल्दी डिस्पोजल हो, ये मेन एम था इस डायरेक्शन का। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशन दिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा
कि अगर किसी इंडिविजुअल, किसी कैंडिडेट के ऊपर में क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम हो गए हैं तो हम उसके आधार पे उसको चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते, क्योंकि उससे संबंधित कोई भी रूल या रेगुलेशन या कोई लॉ नहीं है। और पार्लियामेंट को कहा कि जल्द से जल्द ऐसी परिस्थितियों के लिए भी लॉ बनाए ताकि जो क्रिमिनल है पॉलिटिक्स में ना घुस सके। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में राम बाबू सिंह वर्सेस सुनील अरोड़ा में इंपॉर्टेंट 3 बातें कही। पहली बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टीज को यह आदेशित किया कि चुनाव से पहले वो अपने कैंडिडेट के डिटेल क्रिमिनल रिकॉर्ड को पब्लिश करें। दूसरी बात यह कही कि जो भी कैंडिडेट का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो भी डिटेल है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पब्लिश करें, पॉलिटिकल पार्टी के वेबसाइट में पब्लिश करें, एक नेशनल न्यूज़पेपर में पब्लिश करें, एक लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करें। और तीसरी बात ये कही कि अगर पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे रही है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उस कैंडिडेट के सिलेक्शन के 48 आवर्स के अंदर वो ये कारण बताएगी कि इस व्यक्ति को जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसको हमने चुनाव के लिए टिकट क्यों दिया है, हमने चुनाव में खड़े करने के लिए सिलेक्शन क्यों किया है। इस पर्टिकुलर बात को वो पब्लिश करेगी पब्लिक के लिए कि क्यों पॉलिटिकल पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को चूज किया जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 बातें 2020 में कही हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये जाना कि पार्लियामेंट ने क्या कहा, हमने ये जाना कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था। हमें यह समझना ज़रूरी है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हर किसी को जो कि 18 साल से ऊपर है उसको राइट टू वोट का अधिकार है। इस अधिकार का सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी अधिकार का इस्तेमाल करके आप किसी भी व्यक्ति को पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, लोकल बॉडीज़ के अंदर चुन कर ला सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किसको वोट देते हैं, ये आपका डिस्क्रिप्शन है कि आप वोट किसको देते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को वोट दें जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, जो आपके और सोसाइटी के विकास में एक अच्छा योगदान दे सके। हम आगे भी डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। And thank you so much for listening us.